नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर। आप सभी का दोस्तों कक्षा 10 का जो हिंदी का 25 अप्रैल को पेपर होना है, उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बना रहे हैं। कल हमने आपके लिए अति लघुरात्मक का वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उससे पहले भी हमने हिंदी की वीडियो बनाए हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपके लिए लघुरात्मक प्रश्न लाए हैं। 13 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। कौन कौन से पाठों से ये प्रश्न आ सकते हैं और किस टाइप के ये प्रश्न आ सकते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, हलदार साहब को चश्मे वाले का यह कार्य कैसा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या है कि हलदार साहब को चश्मे वाले का मूर्ति को चश्मा लगाना जो है सराहनीय कार्य लगता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, ऐसा कहकर वह चश्मे वाले कार्य की प्रशंसा भी करते हैं। वह चश्मे वाले को एक देशभक्त व्यक्ति मानते हैं। उसके मन में नेताजी के प्रति आदर व सम्मान का भाव होने के कारण चश्मे वाले का कार्य क्या है? सराहनीय। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, घर परिवार होते हुए भी साधु की सभी परिभाषाओं से खरे उतरने वाले थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखक की इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि बाल गोविंद भक्त गृहस्थ होते हुए भी अपने आचरण और वेशभूषा व्यक्तित्व से क्या कहते हैं? साधु पुरुष थे। साधुत्व आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी उस मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज से हमें क्या संदेश मिलता है? तो लखनवी अंदाज नामक पाठ से हमें संदेश मिलता है कि व्यक्ति को दिखावटी जीवन शैली जो है उससे दूर रहना चाहिए, काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता में जीना चाहिए और वह हमारे व्यवहार और कार्यों में भी दिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सेनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? तो उसका उत्तर क्या है कि संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को सुशीर वाद्य कहा जाता है। सेनाई अरब देश की देन मानी जाती है। अरब देशों में फूंक कर गाए वान गाने वाले वाद्यों के जिसमें रीड का प्रयोग होता है नए कहते हैं। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने के कारण उसे सुशीर वाद्य में शाह कहा गया है। इसी प्रकार साहान्य ही कालांतर में शहनाई हो गया। अगला प्रश्न है, उधो तुम हो अति बड़ भाग्य में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इस पद में गोपियों ने नीरस ज्ञान और योग के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम की डोर से मुक्त होने का कारण अभागा सिद्ध करना चाहे। ज्ञानी और योगी उद्धव प्रेम के अलौकिक आनंद से वंचित है, जो उसके भाग्य न हो के दूर भाग्य है का प्रमाण है, दुर्भाग्य का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, परशुराम को क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के तर्क देते हुए कहा कि यह धनुष बहुत पुराना था, ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। वैसे भी एक पुराने और अनुपयोगी धनुष के टूटने से आपको क्या हानि हुई है जो आप इतना क्रोध करें? श्री राम ने तो धनुष को नए जानकर ही रखा था, उनका धनुष तोड़ने का कोई विचार नहीं था। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कन्यादान कविता का उद्देश्य नागरिक को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है। वस्त्र, आभूषण, रूप, सौंदर्य आदि नारी के व्यक्तित्व को नाना प्रकार से बंधन में बांधकर उस जीवन पर पुरुष पर आश्रित बनाए रखने का मोह षड्यंत्र है। नारी को सरलता, ममता, धैर्य, निस्वार्थ आदि स्वाभाविक गुणों को धारण करते हुए स्वयं को हीनता, दीनता तथा दुर्बलता से मुक्त करना चाहिए। उसे समाज की दूषित मान्यताओं की अपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए जो उसे बंधन में बांधकर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की हत्या करते हैं। अगला प्रश्न है, तपत धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। इस पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। वर्षा ऋतु में बादल अपने शीतल जल से धरती के तपन को शांत करते हैं, वह नए पौधों को अपने जल से सींचता है। यहाँ तपत धारा से कवि का से विभिन्न प्रकार के कष्टों से पीड़ित जनता का दुख भी है। बादल में नए जीवन प्रदान करने की क्षमता है, अतः कवि ने बादल से धरती के तपन को शीतल करने व जगत के दुखी प्राणियों में नए जीवन का संचार करने के लिए गरज कर बरसने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी भोलानाथ कहकर क्यों पुकारती थी? तो उत्तर है, जब स्नानादि के बाद पूजा पर बैठते समय लेखक के दिक्क करने पर उनके पिताजी उन्हें बभूत का चौड़े लीलाड़ में त्रिपुंड कर देते हैं और लेखक की लंबी लंबी जटाएं बभूत रवाने से वे बम भोले के जैसे बन जाते हैं, तो बम भोले जैसे प्रतीत होने के कारण उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। जार्ज पंचम की नाक को लेकर प्रचलित दास्तान का वर्णन कीजिए। जार्ज पंचम की नाक को लेकर एक लंबी दास्तान है, इसके लिए
तहलके मचे, आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास हुए, चंदा जमा हुए, नेताओं के भाषण गर्मा-गर्म, बहसें भी हुई थी, अखबार के पन्ने रंग गए थे। बहस का मुद्दा नाक हटा दी जाए या रहने दी जाए। अगला प्रश्न, श्वेत और रंगीन पताका क्या संकेत करती है? गैंगटोक से युमथांग के रास्ते में नजर आई पताकों की परंपरागत मान्यता के बारे में जानकारी देता है। जितेन नारगे बताता है कि सफेद पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, जिन पर मंत्र लिखे होते थे। जब किसी बुद्धिस्ट की प्रतियोगिता वो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती थी। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय लिखे। तो भारतीय समाज के सतत प्रहरी और वरिष्ठ कथाकार स्वयं प्रकाश अपनी कहानियों और उपन्यास के लिए विख्यात हैं। उनका जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने हिंदी से एमए किया और पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात आप अपनी रचनाओं में मध्यम वर्ग की जीवन वर्ग के शोषण के विरुद्ध चेतना को प्रकट किया। आपको प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण कथाकार माना जाता है। आपके 13 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास प्रकाशित किए। आपके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास नीच में विनय, एक दिन जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी और कब निकलेगा साधन, आएंगे संधान, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी है, आपका जन्मवास दिसंबर 2019 को। अगले, यशपाल का व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रतिनिधि। हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1907 को पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ था। 1921 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्वदेशी आंदोलन में को भाग लिया। अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी साहित्य सेवा से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि देकर उनको सम्मानित किया। यशपाल के लेखन की प्रमुख विद्या उपन्यास है, लेकिन इन्होंने लेखन की शुरुआत कहानी से की। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञानदीप, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का आपके है। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा, कामरेड, झूठा, सत्य दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात। इनका जन्मवास 26 दिसंबर 1976 में हुआ। कविवीर ऋतुराज के व्यक्तित्व कृतित्व का प्रतिनिधि। कविवीर ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर में 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य सूरत नीरद, लाला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्होंने पहल समन, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के उपेक्षित लोगों को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। वे आम जीवन में व्याप्त चिंताओं, विसंगतियों और सामाजिक जीवन की विडंबनाओं की और पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनकी भाषा अपने परिवेश और जीवन से जुड़ी हुई है। कविवर नागार्जुन का कर्तृत्व परिचय दीजिए। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का बिहार के दरभंगा में 1911 में जन्म हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखा करते थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार होने वाले नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, समाज की पतनशील स्थितियों पर करार व्यंग्य किए। तो इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये वास्तविक अर्थों में जनकवि है। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, आदि। 1113 में ये श्रीलंका गए, जहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा नाम नागार्जुन रखा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल पर आप पहली बार आएंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे दबाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।